गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेसन नंबर 13 से अपन 14 टॉपिक पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे अपन प्रसुप्ति के बारे में। इससे पहले हमने दीप्ति कालिता की जो क्रियाविधि थी उसके बारे में दोनों पढ़ी थी क्रियाविधि। वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रकाशग्राही जो वर्णक है उसका नाम बताइए, तो फाइटोक्रोम। ठीक है। और आज यहाँ बात करेंगे प्रसुप्ति। ठीक है। यहाँ दीप्ति कालिता की छोटी जो परिभाषा है उसके लिए, प्रसुप्ति के लिए इस प्रकार की यहाँ छोटी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो आज पढ़ेंगे प्रसुप्ति के बारे में। ठीक है। तो कुछ बीज अपन जैसे कुछ पादप होते हैं उनके अंदर बीज बनते हैं, कुछ पादप है उनमें बीज बनते हैं, और बीज जब बनते हैं तो बनते ही अपन उसको यदि लगाते हैं, उसको अनुकूल परिस्थितियाँ भी उपलब्ध करवाते हैं, फिर भी वह बीज अंकुरित नहीं हो पाता, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। सामान्य भाषा में देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी प्लांट है उसमें बीज परिपक्व हो गया और बीज परिपक्व होते ही हमने उसको लगाया और लगाते ही उसको अनुकूल परिस्थिति भी दे दी हमने, यानी जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए वो दे दिए, फिर भी वह अंकुरित नहीं हो पाता है। उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसुप्ति। तो कुछ पादपों में जैसे ही बीज बनते हैं और बीज को क्या किया आपने? तुरंत अंकुरित किया और उसको अनुकूल प्रवस्था भी दी, यानी अनुकूल जो भी वातावरण है वो प्रदान कर दिया, फिर भी वो बीज अंकुरित नहीं हो पाते, तो उसे क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। और दूसरी परिभाषा ये देखिए अथवा में, जो आपको याद रहे वो दोनों लिख सकते हो आप। ये छोटी सी परिभाषा है, बीजों के अंकुरण की अस्थायी निलंबन प्रवस्था। बीजों के अंकुरण की अस्थायी निलंबन प्रवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो आप। ऊपर में क्या लिखोगे? कुछ पादपों में जो बीज बनेंगे विकसित, उसको तुरंत अंकुरित करने पर वो अंकुरित नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। और बीजों के अंकुरण की अस्थायी निलंबन प्रवस्था होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रसुप्ति कहा जाता है। ठीक है। अब और भी आप दूसरी तरीके से भी बता सकते हो प्रसुप्ति, कि परिपक्व जो बीज होते हैं उनमें उपापचय क्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। उपापचय क्रिया क्या हो जाती है? धीमी। और भ्रूण क्या कर देता है? निष्क्रियता, यानी भ्रूण काम करना कम कर देता है, यानी वो निष्क्रिय हो जाता है। उस समय उपापचय क्रिया धीमी हो जाएगी और भ्रूण क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। इस कारण बीज है वो अंकुरित नहीं होता है। कभी पूछ लिया जाए कि प्रसुप्ति के समय बीज अंकुरित क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आप बताएंगे क्योंकि उस समय उस बीज में उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है और भ्रूण क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण वह अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक है। तो पहले परिभाषा हो गई, बीजों की अंकुरण की अस्थायी निलंबन प्रवस्था को क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। क्यों होती है? क्योंकि उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है, भ्रूण क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ समय अवधि की बात करेंगे। अलग अलग पादपों में जो प्रसुप्ति की जो समय है वो क्या होता है, या प्रसुप्ति काल है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे राइजोफोरा मटर है उसमें क्या रहता है? जो अनुपस्थित रहेगा ये काल। जबकि पसली पादप में 2 से लेकर कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्ष तक। मरुस्थलीय पादप है जैसे घास है, बबूल है, उसमें कितना रहता है? 5 से लेकर 10 वर्षों का। और आर्कटिक टुंड्रा है उसमें एक ल्यूपिन बीज होते हैं, ल्यूपिन बीज है उसमें कितने रहते हैं? 1000 वर्ष का रहता है। तो ये जो काल है निलंबन अवस्था, यानी जो निलंबन प्रवस्था बताइए यहाँ पर, वो निलंबन प्रवस्था है वो अलग अलग है। राइजोफोरा में अनुपस्थित, फसली पादप से 2 से 5 वर्ष, मरुस्थलीय पादप में 5 से 10 वर्ष, और आर्कटिक जो टुंड्रा है ल्यूपिन के बीज है उसमें 1000 वर्ष तक होती है। अब यहाँ प्रसुप्ति के 2 प्रकार पढ़ते हैं। पहली है प्राथमिक प्रसुप्ति, दूसरी है द्वितीयक प्रसुप्ति। तो प्राथमिक प्रसुप्ति क्या होती है? कि जब बीज परिपक्व होता है और उसको अनुकूल परिस्थिति दी जाती है, परंतु किसके कारण? आंतरिक संरचनात्मक और क्रियात्मक कारणों से वह क्या नहीं हो पाता है? अंकुरित। यानी इंटरनल संरचना है या कोई क्रियात्मक कारण है, उसके कारण से वह बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, तो उस प्रकार की प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं।
तो क्या हुआ यहाँ पर कि जब बीज परिपक्व होता है फिर भी उसको अनुकूल परिस्थिति दी जाएगी और किसी कारणवश, कारण कौन सा है, संरचनात्मक हो सकता है, क्रियात्मक कारणों से वह अंकुरित नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। फिर है द्वितीयक प्रसुप्ति। ये क्या होती है, तो कुछ बीजों में तो इस प्रकार से भी होते हैं कि जैसे ही परिपक्व होते हैं वो अंकुरित भी होते हैं, परंतु कुछ बीज है उसमें बीजों में प्रसुप्ति परिपक्वन काल के पश्चात होती है और वो संग्रह के दौरान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो परिभाषा क्या होगी, कुछ बीजों में प्रसुप्ति परिपक्वन काल के पश्चात, प्रसुप्ति परिपक्वन काल के पश्चात संग्रह के दौरान परिवर्तन के कारण होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। दोनों में डिफरेंस हो गया। पहला में क्या हो गया है, यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों में संरचनात्मक क्रियात्मक कारणों के द्वारा होती है तो प्राथमिक प्रसुप्ति, और बीजों में प्रसुप्ति परिपक्वन काल के पश्चात संग्रह के दौरान जो परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है प्रसुप्ति, उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ये जो प्रसुप्ति है उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हाँ, तो अपन देखते हैं प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है कठोर बीजावरण, दूसरा है उत्तर पक्वन काल, तीसरा है अपरिपक्व भ्रूण, चौथा पढ़ेंगे अपन तापमान, पांचवा प्रकाश अवधि और छठवा अंकुरण निरोधक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कठोर बीजावरण। तो कोई बीज है उस पर अगर कठोर आवरण होता है, जैसे मटर है, चना है, तो जल के प्रति अपारगम्य, और कुछ बीज है ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य में, जैसे जेंथियम, तो जेंथियम है ऑक्सीजन के प्रति, और चना व मटर है वो जल के प्रति क्या होता है, अपारगम्य होता है, जिसके कारण अंकुरण नहीं हो पाता है। यानी बाहर की तरफ कठोर आवरण होने के कारण जल के प्रति भी अपारगम्य हो सकता है, या ऑक्सीजन के प्रति, जैसे जेंथियम प्लांट है वो अपारगम्य होने के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है उसमें, प्रसुप्ति काल के लिए। फिर दूसरा है कुछ बीजों के बीजावरण में यांत्रिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे भ्रूण का विकास नहीं हो पाता। बीजावरण के कारण यांत्रिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या नहीं होता है, जो अपन कहेंगे भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है। और प्लांट का नाम है एमेरेंथस। तो दो प्लांट पढ़े हमने यहाँ पर कठोर बीजावरण के लिए, मटर, चना, जेंथियम, और बीजावरण की बात करें यांत्रिक प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली, उसका नाम क्या है, एमेरेंथस। तो ये तो हो गया फर्स्ट, जो क्या काम करता है, प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाला कारक। दूसरा कौन सा आता है, उत्तर पक्वन काल। तो ये क्या होता है, देखिए उत्तर पक्वन काल में क्या होता है कि जैसे ही बीज परिपक्व हो गया और परिपक्व होते ही वह अंकुरित नहीं होता है। ठीक है भाई, परिपक्व बीज हो गया और तुरंत अंकुरित नहीं होता है, उसको कुछ न कुछ समय चाहिएगा। तो जितने समय तक वह अंकुरित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, विश्रांति काल। क्या कहते हैं, विश्रांति, यानी वो आराम करेगा, उस समय अंकुरित नहीं होगा। उस समय अपन कहेंगे उपापचय क्रिया धीमी हो गई, भ्रूण निष्क्रिय हो गया, तो वो क्या हो गया, विश्राम काल। तो कुछ बीज है वो परिपक्व होते ही अंकुरित नहीं होते हैं और उनका वो क्या कहलाता है, विश्राम काल। और विश्राम काल के बाद में ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। विश्राम काल के बाद में क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो अंकुरित होने का और जो परिपक्व होने के बीच का समय है, यानी अंकुरित होने से पहले परिपक्व हुआ, उसके बाद में बीच में विश्राम काल हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, अंकुरित हुआ। तो जो विश्राम काल है उसे अपन क्या बोलते हैं, उत्तर पक्वन काल। बीज परिपक्व होते ही अंकुरित नहीं होता है, कुछ समय के लिए वो क्या रहेगा, विश्राम काल में रहेगा, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, उत्तर पक्वन काल कहते हैं। ठीक है, और उत्तर पक्वन के काल के बाद में वह क्या हो जाता है, अंकुरित। क्यों होता है, क्योंकि इस समय वो अंकुरित होने की क्षमता क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है, जैसे गेहूं है, जौ है, इनमें। ठीक है, तो बीज जैसे ही बना वो परिपक्व अवस्था में है, फिर उसमें अंकुरण नहीं होता है और कुछ समय के बाद में या जितना निश्चित समय उसके बाद में वह अंकुरित होता है, तो बीज का काल होता है वो कौन सा कहलाता है, उत्तर पक्वन काल कहलाता है।
फिर तीसरा है अपरिपक्व भ्रूण। अपरिपक्व भ्रूण तो क्या होता है, कुछ जो बीज होते हैं उनमें भ्रूण परिपक्व होने से पहले ही जनक पादप से अलग हो जाती है, यानी पेरेंट से अलग हो जाते हैं। कुछ बीज है उनके अंदर जब भ्रूण का परिपक्वन होता है तो भ्रूण तो परिपक्व नहीं हुआ और पहले ही वो जनक पादप से क्या हो जाता है, अलग हो गया, तो भ्रूण का विकास नहीं होगा और भ्रूण का विकास नहीं होगा तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा, जैसे गिंगो बाइलोआ। तो ध्यान इसमें क्या हुआ कि जो प्लांट है, प्लांट में जब भ्रूण का विकास हुआ तो भ्रूण का विकास कंप्लीट होने से पहले ही वह जनक पादप से अलग हो गया और भ्रूण का विकास नहीं होता है, इस कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, जैसे गिंगो बाइलोआ। फिर तापमान की बात करते हैं तो कुछ प्लांट में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पादपों को उपचारित किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, शीत उपचारित, और शीत उपचारित करते हैं तो परिपक्वन अवस्था होती है। जैसे चेरी और आक है उसके अंदर शीत उपचारित जो नेचुरल रूप से ही हो जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से ही हो जाता है। अब यहाँ देखिए प्रकाश अवधि, 5वां पॉइंट है प्रकाश अवधि। वहाँ पीछे एक परिभाषा ही पूछ रखी है, फोटोब्लास्टिक बीज क्या है। फोटोब्लास्टिक बीज क्या है, तो ये प्रकाश अवधि के लिए है, किसी बीज के लिए निश्चित प्रकाश की अवधि की गुणवत्ता, प्रकाश अवधि की गुणवत्ता व निश्चित मात्रा के प्रति क्या होते हैं, संवेदी। यानी कुछ बीज होते हैं वो प्रकाश की अवधि की गुणवत्ता और निश्चित मात्रा के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोटोब्लास्टिक बीज। यानी ऐसे बीज जो प्रकाश अवधि की गुणवत्ता व निश्चित मात्रा के प्रति क्या होते हैं, संवेदी। ऐसे बीज जो प्रकाश अवधि की गुणवत्ता व निश्चित मात्रा के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं, क्या कहलाते हैं, फोटोब्लास्टिक बीज कहलाते हैं। पीछे क्वेश्चन दे रखे है तो ध्यान रखना परिभाषा, ऐसे बीज जो प्रकाश अवधि की गुणवत्ता व निश्चित मात्रा के प्रति संवेदित होते हैं, ऐसे बीजों को फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। अब कोई फोटोब्लास्टिक बीजों के नाम बताइए तो तंबाकू है, कैप्सेला है, वो इसके एग्जाम्पल। फिर लास्ट है अंकुरक निरोधक। तो ऐसे रसायन जो अंकुरण को रोकते हैं, ऐसे रसायन जो अंकुरण को रोकते हैं क्या कहलाते हैं, अंकुरण निरोधक कहलाते हैं, जो बीजों की भित्तियों में क्या पाए उपस्थित होते हैं। और जैसे ही इनको मिट्टी में डाला जाता है तो इन बीजों में उपस्थित जो रसायन है वो मृदा में चले जाते हैं, मिट्टी में चला जाते हैं और बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। जैसे फिनोलिक एसिड है, एब्सिसिक अम्ल है आदि इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण। तो ये हो गए हैं प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें छोटा सा टॉपिक हो रहा है कि अपन इसके बाद बात करते हैं अपन प्रसुप्ति को भंग करने वाली विधि। ठीक है, तो प्रसुप्ति को कैसे भंग किया जाता है, तो कुछ पहला है खुरचना। तो जिनके कठोर बीजावरण होते हैं उनको या तो ऊपर से खुरेच दिया जाता है या उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। और कुछ बीजों को H2SO4 या गर्म जल में भिगोकर उसको क्या किया जाता है, मुलायम, जिससे अंकुरित वो क्या होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रसुप्ति को किस प्रकार भंग किया जाता है, शीत उपचारित करके भी किया जाता है, यानी कम तापमान पर रखकर उनको क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। इस क्रिया को वर्नलाइजेशन भी कहते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। फिर है एकांतरण तापक्रम के द्वारा। तो कुछ बीजों को उच्च तापक्रम व निम्न तापक्रम के एकांतरण ताप, यानी कभी कम टेम्परेचर कभी अधिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी प्रसुप्ति को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। ठीक है, यानी वो अंकुरित हो जाता है। उच्च तापक्रम व निम्न तापक्रम के एकांतरण प्रभाव से प्रसुप्ति को क्या किया जाता है, नष्ट किया जा सकता है। फिर चौथा है प्रकाश है। तो लाल प्रकाश से बीज क्या होते हैं, अंकुरित जल्दी होते हैं, तो लाल प्रकाश से उनको अंकुरित किया जा सकता है। फिर दाब की बात करें तो दाब है 18 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान हो और 2000 वायुमंडलीय दाब हो, उस पर बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित आसानी से हो जाते हैं। और वर्धन यंत्रों के उपयोग से, जैसे जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, थायोयूरिया है, इनके प्रभाव के कारण अंकुरण को अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी अंकुरित बीज जल्दी हो जाता है।
तो ये प्रसुप्ति करने के लिए 6 पॉइंट है। कुरुचना है, शीत उपचारित है, एकांततापक्रम है, प्रकाश है, दाब है, वर्दी नियंत्रण। ठीक है, अब आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पादप है जैसे बबूल है। ठीक है, तो बबूल में निलंबन अवधि कितने वर्ष की होती है, ये आपको बताना है। यानी मरुस्थलीय पादप में निलंबन अवधि है वो कितने वर्ष तक की होती है, आपको इसके जवाब है कमेंट में लिखना है। और कमेंट सभी बच्चे जो भी वीडियो दिए देखे, इसको पीछे वाली वीडियो है चाहे ये वीडियो है, अच्छी तरह देखे, समझे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। और जो नोट्स साथ जाते हैं वो डेली आप रेगुलर अपनी नोटबुक में उतारें। ठीक है, और आपको इसके उत्तर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू।